नमस्कार, मैं नागेंद्र यादव, देख रहे हैं आप स्वाभिमान एक्सप्रेस। आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी यहाँ के सांसद थे। 2022 में बीते एमएलए के चुनाव में वो अपने इटावा के करहल विधानसभा से विधायक चुने गए हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। उस आजमगढ़ की सीट खाली हुई है। अखिलेश यादव जी ने अपने छोटे भाई धर्मेंद्र यादव को सपा के सिंबल पर यहाँ चुनाव लड़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को उतारी है। बहुजन समाज पार्टी ने गुड्डू जमाली जी को उतारी है। आजमगढ़ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि बीते 3 सालों में अखिलेश यादव जी ने सांसद रहते हुए क्या किया। क्या वो उनके भाई को मौका देंगे या दिनेश लाल यादव या फिर गुड्डू जमाली साहब को मौका देते हैं। कौन आ रहा है भैया आजमगढ़ में इस बार आपके? भैया हम लोग तो समाजवादी पार्टी को इस बार वोट करेंगे। सपा को अखिलेश जी ने 3 साल में क्या किया सांसद जब तक थे? जी, अखिलेश यादव ने जो भी किया है आजमगढ़ में उन्हीं की पार्टी ने किया है, समाजवादी पार्टी ने किया। अगर कोई एक ईंट रखी है तो समाजवादी पार्टी की ही देन है कि आजमगढ़ में है, और अन्यथा कोई अभी तक कोई काम नहीं किया किसी ने, और इसी वजह से हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लग रहा है अंकल जी, भैया बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव या सपा की सरकार ने अब तक यहाँ पे एक भी ईंट लगी है तो उन्हीं की वजह से, क्या कहेंगे? बात तो सत्य है, लेकिन कहने का मतलब कि थोड़ा सा हम अपनी तरफ से कह रहे हैं कि 10 विधानसभाओं में 10 यहाँ हमेशा सपा रहती है। केंद्र में गवर्नमेंट इस समय भाजपा का है। अगर विकास हम चाहते हैं तो इस बार उपचुनाव में कम से कम इनको देखा जाए कि ताकि ये निरहुआ को, हाँ, निरहुआ को देखा जाए कि कम से कम इस बार 2 साल में चाहे 1 साल का है तो इसमें ही क्या करते हैं, इनकी भी देख लिया जाए कि हमारे आजमगढ़ को क्या बनाते हैं, आर्यमगढ़ बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। आजमगढ़ का नाम बदलने की योजना बन रही है क्या? हाँ, वो आप यहाँ पे आए थे योगी जी बघैला में, तो उन्होंने हम तो खेत में बिजी थे धान की रुपया में, तो लेकिन देखे हमारे नेटे पे आया था कि आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाना चाहते हैं तो आप निरहुआ को जिताएं। तो हम भी यही चाहते हैं कि ठीक है, इस बार देखते हैं कि आर्यमगढ़ बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं, एक बार उनको मौका दिया जाए। 2019 में निरहुआ का एक बयान बहुत चर्चा में था कि विधि के विधान को बदल देंगे, और इस बार क्या कुछ ऐसा, उसको किस रूप में देखते हैं लोग? अब उसको तो भाई देखिए, ये निरहू जी केवल फेसबुक के नेता इस समय बन के रह गए हैं। गांव प्रचार का मतलब थोड़ा गांव में आना चाहिए, रोड पे फेसबुक से नहीं हो पाएगा। अगर आपको जीतना है तो जनता के बीच में जाना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा। मैं मानता हूं चुनाव इस गर्मी के सीज़न में बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, बरसात नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है तो, लेकिन अगर हम शादी विवाह अगर हम ठाने हैं तो हम धूप नहीं देखेंगे, ये सब को देखते हुए नज़रअंदाज करते हुए उसी धूप में हम अपना सबसे संपर्क बनाएंगे। इस समय तो प्रचार कर रहे हैं अमरपाली दुबे जी को लेकर के, और क्या नाम है, मुख्यमंत्री के साथ रैलियां तो कर ही रहे हैं, हालांकि 10-15 दिन से, लेकिन इसके पहले क्षेत्र में दिखे थे या नहीं? इसके पहले तो नहीं दिखे थे, जब फिर चुनाव था तभी दिखे थे, और जब चुनाव का घोषणा हुआ तो 1 महीना पहले आके केवल आजमगढ़ में भ्रमण कर रहे थे। क्या लगता है, दिखे नहीं थे, जीत जाएंगे कि नहीं? अब भाई अगर देखिए, इसमें सपा गठबंधन और बसपा आपस में लड़ती है तभी तो इनका बेड़ा पार हो सकता है, मुझको नहीं लगता है। अगर उसमें अगर दोनों का थोड़ा सा पैराग्राफ दोनों टकराव में आएंगे तभी ये जीत पाएंगे। आपके लिए कौन योग्य उम्मीदवार है, धर्मेंद्र या निरहुआ या फिर जमाली साहब? मेरे लिए तो विकास की दृष्टि से निरहुआ है, नहीं तो उससे बेटर विकास के दृष्टि से गुड्डू जमाली है। धर्मेंद्र यादव क्यों नहीं? लोग ऐसा मान रहे हैं कि हम सर्वे कर रहे थे कि मतलब संसद भवन में धर्मेंद्र काफ़ी बेबाकी ढंग से अपने क्षेत्र की आवाज़ को उठाते हैं। निरहुआ के पास वो राजनीतिक ज्ञान भी नहीं है। हाँ, ज्ञान तो नहीं है निरहुआ के लिए। भाई विकास की दृष्टिकोण से सही कैसे होगा? विकास की दृष्टि से तो भाई देखिए, ये हैं अगर इसमें जिया जाएंगे तो ग्रुप में जुड़ने के नाते तो मोदी को ना इसमें विकास करना है। ये क्या करेंगे, जब वो देंगे पैकेज बाद तभी तो होगा। हम कह रहे हैं यहाँ से धर्मेंद्र चाहे गुड्डू जमाली जीत के अगर जाते ही हैं तो अगर पैकेज ऊपर से नहीं, हमको पैसा नहीं मिलेगा, हम घर के मुखिया हैं, अगर अपने लड़कियों को पढ़ाई विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, नहीं देंगे तो क्या पढ़ेगा वो, किताब कहाँ से लाएगा? मेन तो मुखिया है। अगर हमारी सत्ता है, हमारे पास नोट है तो हम ही देंगे तभी तो अगला चलेगा, अगला कदम बढ़ाएगा। यानी केंद्र की गद्दी को देख करके आप वोट करना? बस हम इसी फैक्टर पे वोट करना चाहते हैं, जबकि हम प्योर कांग्रेसी आदमी हैं। अच्छा, आप कांग्रेसी हैं लेकिन भाजपा को वोट करेंगे? जीवन में पहला बार 50 साल की उम्र में पहला बार मन बनाए हैं विकास के। राहुल गांधी जी पर ईडी जो है पूछताछ कर रही है, छापे डाल रही है, ये तो गलत है। अगर मैं तो कहता हूँ कि अगर किसी की माई के लाल के दम है तो उसको पकड़ के दिखाए, कहीं ज़बरदस्ती तो ईडी लगाएं, चाहे कुछ। अगर हम सही हैं तो ईडी ना हमारे ऊपर लगा दें, ईडी क्या दिक्कत है? हम सही हैं तो हमारे क्यों क्या बना बिगाड़ पाएगा?
अच्छा, राष्ट्रपति का चुनाव आ रहा है तो उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ रहा है, इसके पीछे कोई साजिश या योजना हो सकती है बीजेपी की? अब भाई साजिश, हम तो साजिश मानेंगे। आज तक क्यों नहीं लगाया गया? इसके पहले चुनाव के पहले क्यों नहीं किया गया? अगर हम गलत हैं तो हमको जानते हैं कि ये चोर है तो इसको पहले ही अरेस्ट कराना चाहिए था ना। आज जब मौका है तब उसके ऊपर ईडी लगाओगे और कुछ लगाओगे। अंकल जी कांग्रेसी हैं लेकिन बीजेपी को वोट देंगे, ये इनका मंतव्य है। आजमगढ़ के कुछ युवा हैं यहाँ पर, उनसे बात करना चाहते हैं। बाबू, ये जो आजमगढ़ के लिए मतलब क्या रोजगार की व्यवस्था हुई है, या केंद्र की तरफ से या स्टेट की तरफ से? रोजगार की व्यवस्था के मामले में तो आजमगढ़ खैर बहुत पिछड़ा रहा है। और अगर आप बात करें, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है एक जिला एक उत्पाद, उत्तर प्रदेश सरकार की। योगी सरकार हमेशा इसको हाईलाइट करने की कोशिश करती है कि एक जिला एक उत्पाद जो है उसकी बहुत बेटर योजना रही है। तो सबसे बड़ी अगर मैं इसमें कमी या ड्रॉबैक दिखाऊं तो एक जिला एक उत्पाद में आजमगढ़ को मिला यहाँ की मुबारकपुर साड़ी, और निजामाबाद हमारे यहाँ ब्लैक पॉटरी होती है जो विश्व प्रसिद्ध। मुबारकपुर की बनारसी साड़ी आपको पता होगा, बनारसी साड़ी विश्व प्रसिद्ध है, पता है। लेकिन यहाँ के बुनकरों की दशा आप देखें, आज बुनकर लगभग समाप्त होने के कगार पे है। अगर मुबारकपुर की साड़ी को मुबारकपुर के नाम पे बनारसी साड़ी यहाँ से जो जाती है उसको मुबारकपुर का टैग मिले, यहाँ के कारीगरों को अगर उचित पैसा मिले, उसका दाम मिले, तो बहुत आगे तक जा सकती है, इंटरनेशनल मार्केट तक जाती भी है। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर रेल की सुविधा नहीं है, यातायात की सुविधा नहीं है, डायरेक्ट लिंक नहीं है। बड़े शहरों के लिए बहुत गिनी चुनी और साप्ताहिक कुछ ही गाड़ियाँ मिलती हैं। अगर आपको कोई और गाड़ी पकड़नी है तो आपको आसपास किसी बड़े शहर जाना पड़ेगा, जैसे बनारस जाना पड़ेगा या गोरखपुर या मऊ जाना पड़ेगा। आपको आजमगढ़ से कोई डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा नहीं है, इसलिए आजमगढ़ हमेशा पिछड़ेपन का शिकार रहा है। आशा जगी भी थी कि रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। बीजेपी से सांसद थी लालगंज से नीलम सोनकर जी, उन्होंने वादा भी किया कि वो करेंगी, रेलवे ट्रैक बनाएंगी। और लेकिन आजमगढ़, बनारस और गोरखपुर ये डायरेक्ट लिंक करेंगे, तो इससे क्षेत्र का पिछड़ापन जो होगा वो कम होगा। लेकिन ऐसा वो करने में कामयाब नहीं हुई, और रेलवे ने कहा कि उनके लिए इस योजना के लिए बजट नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये पूछता हूँ हमारे नेताओं से, चाहे कोई किसी भी दल का हो, चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आजमगढ़ में उनको कोई नेतृत्व करने वाला नेता नहीं मिलता है? क्या आजमगढ़ के युवा मर गए हैं? क्या आजमगढ़ में किसी माई के लाल में ये माटी अब राजनीतिज्ञों को पैदा करना बंद कर दी है? जो आप धर्मेंद्र यादव को भेज रहे हैं, दिनेश लाल निरहुआ को भेज रहे हैं, गुड्डू जमाली तो यहाँ का लाल है, हम गर्व से कहते हैं कि यहाँ का लाल है। भले वो हार जाए जीत जाए वो अलग मैटर है, उसकी विचारधारा अलग होगी, लेकिन वो कम से कम यहाँ का तो है। आप किसी बाहरी को क्यों भेजते हैं? बाहरी से दिक्कत है आजमगढ़ बाहरी से बिल्कुल दिक्कत है। तो आप नेताजी को जिताएं, अखिलेश यादव को भी जिताएं, मतलब आजमगढ़ के लोग ऐसा क्यों? बात है, आप आते तो समझ में आता है, लेकिन जब आप खुद शीर्ष नेतृत्व है, आपने अच्छा ही बताइए, आजमगढ़ का युवा, आजमगढ़ का आदमी आज ठगी का भी शिकार महसूस कर रहा है। अखिलेश यादव यहाँ से सांसद बने तो एक उम्मीद के साथ कि वो आजमगढ़ को कुछ दिलाएंगे। ठीक है, उन्होंने अगर कुछ ज़मीनी स्तर पे काम किया होगा तो किया होगा, मैं इस बात को अस्वीकार नहीं करूंगा बतौर सांसद उनकी उपलब्धि को। लेकिन आप उन शीर्ष योजनाओं से, केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की, उस योजनाओं से आम आदमी को लाभ नहीं पहुंचा पाए हैं जिस स्तर पे एक सांसद को पहुंचाना चाहिए था। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आप हमको लेकर गए कहाँ पर? आज 3 साल बाद आप हमको छोड़कर चले गए। आज आपको नेता प्रतिपक्ष बनना ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, आप सांसदी छोड़ रहे हैं आजमगढ़ की, और बीच मझधार में छोड़कर जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज उपचुनाव हो रहा है। हम उपचुनाव का सामना इसीलिए कर रहे हैं, ये पैसे की बर्बादी है। आजमगढ़ की जनता ने जो जनादेश दिया था उसका कहीं ना कहीं उसके प्रतिरोध में ये कार्यवाही है। आप क्यों इस्तीफा दे रहे हैं 2 साल बाद? आते थे कि नहीं 3 साल में? नहीं, आप शिकायत है कि आते नहीं थे, बीजेपी कह रही है ऐसा। मैं खुद कह रहा हूँ कि नहीं आते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी जब सरकार थी तो राज्य विश्वविद्यालय की मांग हमेशा होती रहती थी, कई बार प्रदर्शन किया गया, लेकिन उनके राज्य में कभी भी राज्य विश्वविद्यालय की कोई मतलब सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, ठीक है, आप इस बात में मैं मानूंगा कि योगी सरकार एक चीज़ पे अच्छा कदम अगर उठाई है, आजमगढ़ को उसने राज्य विश्वविद्यालय तो दिया है, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय। हाँ। अच्छा, ये जो केंद्र ने एक योजना लाई है अग्निपथ योजना,
पर आपकी क्या नज़रिया हो सकती है ये संविदा वाली जो भर्ती है? ये तो बिल्कुल गलत योजना है मेरे ख्याल से। पहली बात तो सेना इससे कमज़ोर होगी, और 4 साल की अस्थायी नौकरी के बाद युवा करेगा क्या? यदि आप बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं यूपी की वैकेंसियों में उन्हें जगह देंगे, आरक्षण देंगे। आदित्यनाथ को पहले ये जवाब देना चाहिए कि वो कितनी यूपीपी की वैकेंसी आज तक हम निकाल के दिए हैं पिछले 6 सालों में। अगर वो आंकड़े मुझे पेश कर दे तो मैं मान जाऊंगा कि आप आरक्षण दे देंगे। दूसरी बात, क्या यूपीपी की नौकरियों में पहले डिफेंस पर्सनल को छूट नहीं मिलती थी? तब भी मिलती थी। आप किसी भी पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति को मूर्ख बनाना चाह रहे हैं। क्या मैं मूर्ख हूँ? मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का फॉर्म भरता हूँ, उसमें एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि आर यू एक्स डिफेंस पर्सनल। आप उसमें रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। सीआरपीएफ में एक्स आर्मी पर्सन को नहीं रिजर्वेशन मिलता था, तब भी मिलता था, आज भी मिलेगा। तो आप नया क्या कर रहे हैं? सिर्फ 4 साल का कमीशन छोटा कर रहे हैं, शॉर्ट कमीशन कर रहे हैं, पेंशन और ग्रेच्युटी का पैसा बचा रहे हैं। और सुनिए, और आप कह रहे हैं कि जो पैसा बर्बाद होता था हम आपको उसको देश की आर्मी जो हमको सुरक्षित करने का काम करती है, जिसके नाम पे आप राष्ट्रवाद के नाम पे आप वोट पाते हैं, बीजेपी राष्ट्रवाद चिल्लाती है, उसके नाम पर अगर आप वोट लेते हैं तो आज देश के सेना के ऊपर, उसके पेंशन के ऊपर खर्चा करना आपको बर्बादी लग रही है। तो यदि बर्बादी है तो आप स्वघोषित नेता हैं, समाज सेवी हैं, राष्ट्र सेवा करने के लिए आए हैं, तो आप भी अपने पेंशन, अपने पद का त्याग करें। और यदि 5 साल बाद आप पेंशन न लें, ग्रेच्युटी न लें, आप जितने भत्ते लेते हैं वो भत्ते न लें, अपनी जो सैलरी है वो छोड़ें। नेताओं से आग्रह है। उसके बाद यदि कोई युवा अग्निवीर न बने तो कहें मुझसे। यानी अग्निवीर योजना से आप मतलब नफरत करते हैं या मतलब उसको पसंद नहीं करते? वो देश हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं पसंद कर रहा है। आप देखिए आजमगढ़ में भी प्रदर्शन हुए हैं, छिटपुट प्रदर्शन ही हुए हैं। प्रदर्शन हिंसक हुए हैं, ट्रेनों को जला देना ये तो नियम संगत नहीं। यहाँ हिंसक प्रदर्शन नहीं हुए, आजमगढ़ बिहार वगैरह में हुए हैं कई जगह। हाँ, बिहार में देखिए सिर्फ ये, मैं इसको साफ साफ शब्दों में कहता हूँ। लोग कहते हैं हिंसक प्रदर्शन गलत है, मैं इसको कहीं भी जस्टिफाई नहीं करता हूँ दैट वो हिंसक प्रदर्शन सही है। लेकिन आप ये भी समझिए कि उस हिंसक प्रदर्शन के पीछे छिपा हुआ 8 सालों का युवा का दर्द भी है। 8 सालों तक आपने कोई भर्ती नहीं निकाली। सरकारी संपत्ति तो नहीं जला सकते, ये तो गलत नहीं है। ये गलत है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप ये भी समझिए कि युवा के मन में जो 8 साल का द्वेष है, जो उसके मन का दर्द है, 8 साल तक आपने जो नौकरियाँ नहीं दी हैं, जो बेरोजगार युवा रहा है, उसका एक दंश जो है वो तो सरकार को झेलना ही पड़ेगा। उसका आक्रोश कहाँ जाएगा? दूसरी बात, जो भर्तियां हुई थी, अच्छे संसाधनों की बर्बादी नहीं है। पहले आपने परीक्षा ली, बच्चों ने फॉर्म भरा, तैयारी की, आशा लगी, उन्होंने रैली निकाली, फिजिकल दिया, सब कुछ दिया। उनको ट्रेनिंग पे जाना था, कोविड की वजह से ट्रेनिंग नहीं हो पाई। आप उन सभी भर्तियों को सिरे से खारिज करते हुए अग्निवीर योजना लागू करते हैं। कम से कम उन भर्तियों को तो पूरा करिए। हो सकता है कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ देश में भावनात्मक रूप से सरकारी नौकरी जुड़ी हुई होती है, सबको पता है। एक स्टेटस होता है, सरकारी नौकरी है, उसी के आधार पे सरकारी नौकरी के आधार पर रिश्ते जुड़ते हैं। यहाँ पे रिश्ते बनते हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। हो सकता है किसी का रिश्ता तय हो चुका होगा, उसी आधार पे कितनों की शादी सगाई हो चुकी होगी, तिलक चढ़ चुका होगा, मंगनी हो गई होगी, तो बात यहाँ तक आ गई है। बात यहाँ तक आ चुकी होगी और सबको पता होगा कि वो लड़का सेना में जाने वाला है। अब आज जब इस तरीके से होगा तो उसका रिश्ता टूटेगा। उसका रिश्ता टूटा। मैं ऐसे बहुत से लड़कों को जानता हूँ जो एनसीसी करते हैं। 5 साल की एनसीसी, तीनों सर्टिफिकेट अगर आप लेते हैं, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एनसीसी करते हैं। आप पता करिए, 5 साल एनसीसी तीनों सेट ABC तीनों लेते हैं तो 5 वर्ष लगते हैं। अगर B और C तो दोनों सर्टिफिकेट लेंगे तो 3 वर्ष लगेंगे। अरे यार, 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल की नौकरी में युवा कितना परिपक्व हो पाएगा कि वो देश की सेवा कर पाएगा? आप बताइए। लेह लद्दाख जैसी जगहों पर जाने के लिए कई वर्षों का अनुभव चाहिए आपको, वहाँ पर युद्ध करने के लिए कई बहुत सटीक बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आप सुन रहे हैं तो कम से कम अमल करिए कि मतलब 3 से 4 साल में इंसान क्या कुछ कर लेगा, उसकी तो ट्रेनिंग में ही बीत जाती है, समझने में ही समय गुजर जाता है। क्यों? वही बात है, इस सीमा को थोड़ा बढ़ाइए। जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चलिए आप 17-18 ही करे रहिए, उसको 10 किया जा सकता है। 10 वर्ष एक औसतन वर्ष होता है। 10 वर्ष के बाद जो ग्रेच्युटी नहीं देंगे आप, लेकिन जो फंड मिलेगा, जो PF मिलेगा, वो थोड़ा ज़्यादा होगा। 10 साल के बाद युवा कम से कम, ठीक है, अधेड़ उम्र में ही निकलेगा, लेकिन उसके पास एक अच्छा खासा जॉब। उसके बाद आप कहिए कि रिजर्वेशन देंगे तो समझ में आता है कि 10 साल उसने कमा लिया है। यानी रिजर्वेशन तो मिलता सबको हो, चाहे कोई भी हो, 10% हो, 15% हो। पहले तो रिजर्वेशन मिलता ही था। अगर आप एक्स आर्मी पर्सन हैं तो ये तो पहले भी नियम है कि अगर प्रचार किया जा रहा है, बार बार मुंह से बोला जा रहा है, मैं देंगे रिजर्वेशन दे रहे हैं। आप किस आधार पे कर रहे हैं? क्या CRPF में, असम राइफल्स में, गोरखा राइफल्स में
एसएसबी में, बीएसएफ में, किसी भी आप देखिए सब ऑर्डिनरी सर्विसेज जो है डिफेंस की, चाहे यूपीपी हो, चाहे बिहार पुलिस हो, हर जगह पर जो एक्स डिफेंस पर्सनल होता है, जो आर्मी पर्सन है, उसको रिजर्वेशन मिलता है। मैं समझता हूँ कि ये एक शब्दों में मौखिक करके। दूसरी बात, सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। जल्दीबाजी में फैसले जो थोपे जा रहे हैं, ये फैसले जो जल्दीबाजी में थोपे जा रहे हैं। आप ये समझिए कि 4 दिन 5 दिन अभी नहीं हुए अग्निवीर योजना को लागू हुए, 4 बार 5 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा चुकी है, उम्र सीमा 21 से बढ़ा संशोधन कई प्रकार के किए जा रहे हैं और कई प्रकार के संशोधन किए जा चुके हैं। इससे ये साफ स्पष्ट है कि सरकार पहली बात तैयार नहीं थी, सरकार ने इसको जल्दीबाजी में लाया है। सेना प्रमुखों के ऊपर दबाव बनाया गया सरकार द्वारा, ये सब स्पष्ट और विदित है। अब इसके बाद भी अगर कोई कहता है तो फिर वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत काफ़ी हर एक मुद्दे को बहुत ही बारीकिया ढंग से बता रहे हैं। आजमगढ़ की बात हो रही थी तो इनको आजमगढ़ की माटी में जन्म लेने वाला चाहिए जो यहाँ का सांसद बने। संविदा वाली नौकरी की बात हो रही थी, उस पर भी इन्होंने काफ़ी बाकी एवं बारीकियों से समझाया उसमें क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, 4 साल में परिपक्व हो पाएगा कि नहीं। जो भी आर्मी का जवान सेना में जाएगा, बहुत ही बेबाकी एवं बारीकियों से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा चाचा आप भी आ जाइए। क्या लग रहा आजमगढ़ की माटी में पैदा होने वाला चाहिए या बाहरी चाहिए? क्योंकि जो हमारे साथ अभी युवा बात कर रहे थे वो बोल रहे थे कि आजमगढ़ वाला ही चाहिए, धर्मेंद्र और निरहुआ नहीं। देखिए, जैसे आपकी कोई भी समस्या है, जो आपके साथ रहता है वो समझेगा कि आपको क्या दर्द है, क्या कैसे आप उस समय उस स्थिति से आप कैसे मतलब उसको फेस किए और कैसे निकल रहे हैं। तो जो दूर से आया उसको क्या पता कि आपकी क्या समस्या है क्या नहीं समस्या है, वो तो बस बड़बोले बात है, वहाँ ऊपर से जो उनको कही जाती है वो लोग कहते हैं। दूसरी बात, जब आप ज़मीनी स्तर पे आते हैं, लोगों को देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की समस्या समझते हैं, उसके बाद ना आप कोई निदान लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ये लोग बाहर से आते हैं, इन लोगों को जो यहाँ तक तो हम ये देखते हैं, इन लोगों को जो लिखा मिलता है ये लोग वही कहते हैं, उससे ज़्यादा बोल देते हैं। तो इन लोगों को अंदर ले जाके समझाया जाता है कि आप लोग कैसे इतना बोल देते हैं। तो कम से कम जब आप ज़मीनी स्तर पे होते हैं तो आपको समझ में आता है कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। और दूसरी बात, सरकार अभी जैसे भाई ने बात करी कि अग्निवीर योजना, जैसा कि हमने देखा पीएम इस समय समाजवादी और बीएसपी और भाजपा को देख लीजिए, ये जब चुनाव आता है तभी लोग आते हैं, उसके बाद अन्यथा कोई भी यहाँ से जीत जाता है। किसी का एक बार भी पता नहीं चलता है कि कोई आके लोगों की समस्या को सुने क्या है क्या नहीं। तो इसलिए ये लोग, जनता को इतना तो ज़रूर पता होना चाहिए और जनता को एक बार ज़रूर समझाना चाहिए इन लोगों को कि आप लोगों को तभी क्यों याद आता है उस समय, और जब हम लोग 4 साल बीच में कैसे कैसे रहते हैं, हम लोगों की समस्या क्या है, या जब हम लोग जाते हैं तो आप लोगों की कोई उपस्थिति नहीं होती है, उसको कौन देखेगा समझेगा। हम लोगों ने आपको इसीलिए चुना है ना कि आप हमारे समस्याओं को देखेंगे। और रही बात, जब यही होता है ना कि बाहर से जब आता है तो व्यक्ति तो यहाँ जीत गया, उसके बाद या तो लखनऊ मिलेगा या तो कहीं हम भाग भाग लखनऊ उनसे मिलने जाएँ कि हमारी ये समस्या है। जब हमारी समस्या को सुनने वाला हमारे बीच में होगा तभी तो हम तो जानेंगे कि हम उसके पास जब चाहे पहुँच सकते हैं। फ्रेंडली वो हमसे रहता है, जब वो दूर से रहता है तो वो समझ नहीं पाता है। बहुत ही बारीकियों से अभी बात कर रहे हैं कि आपको आपके बीच का ही सांसद या विधायक चाहिए, ये बहुत ही अच्छी सोच है। आप देख रहे थे यहाँ के बुजुर्ग से भी और यहाँ के जो युवाओं से भी बात हो रही थी। युवाओं ने ये मतलब अपनी बातों में कहा कि हमें यहाँ का आजमगढ़ का ही निवासी चाहिए लोकसभा चुनाव के लिए, और संविदा वाली नौकरी पर भी काफ़ी बारीकियाँ एवं बेबाक ढंग से अपनी राय रखी। अब आने वाले समय में आजमगढ़ की जनता तय करेगी किसको चुनती है या किसको नहीं, धर्मेंद्र, निरहुआ या जमाली साहब में किसको मौका देती है। धन्यवाद। अब तक देख रहे थे आप स्वाभिमान एक्सप्रेस नागेंद्र यादव के साथ।